तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, और उसमें भी कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा जो है आपके पास, वो एक प्रोटोजोन है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कोज करते हैं, उसमें से एक कैटेगरी आपने प्रोटोजोन की भी ली थी, है ना। तो ये एक प्रोटोजोन एनिमल है। प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके अंदर ये आता है आपके पास अमीबा। बेसिकली ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से पूरा बना हुआ है। ये एक सेल है यहाँ पर, ठीक है, जिससे अमीबा का फॉर्मेशन हुआ है, उसी से अपनी बॉडी के सारे फंक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है। जो भी फंक्शंस इसको करने होते हैं अपनी बॉडी के, वो सिंगल सेल से ही कंप्लीट करता है। चाहे आप न्यूट्रिशन की बात कर लो, चाहे आप एक्सक्रीशन एक्सक्रेशन की बात कर लो, ठीक है। वो सभी जो फिनोमिना जो किसी भी वो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसकी लाइफ कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी ये इस सिंगल सेल में ही कंप्लीट कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि वाटर में रहता है, ठीक है। It takes in food by forming finger-like projection called pseudopodia and form of food vacuole। तो अब बेसिकली ये क्या है, पानी में रहता है, और ये फूड क्या है, फूड जब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये किस तरह से वर्क करता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में बेसिकली आप देखोगे कि ये इसके क्या होती है, जैसे ही आसपास फूड पार्टिकल दिखाई देता है, जैसे ये फूड पार्टिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसकी ये जो है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, इसकी जो बॉडी है ना, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना स्टार्ट होना हो जाती है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब, स्यूडो का मतलब ये होता है कि ये इमेजिनरी होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होती है, बस पर्टिकुलर टाइप में बनती है, तो उसको स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। अब स्यूडोपोडिया जब बन गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया जब बन जाते हैं ना, तो ये फूड पार्टिकल को चारों तरफ से एनक्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और एक फूड, और उसके बाद क्या है, ये फूड वैक्यूल बन जाती है यहाँ पर। अब फूड पार्टिकल को इन्होंने एनक्लोज कर लिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब स्यूडोपोडिया ने, और अब जो फूड पार्टिकल है वो बिल्कुल मिडिल में आ गया, तो वहां पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब फूड वैक्यूल में ही क्या है, इस फूड को डाइजेस्ट भी कर लिया जाएगा और वहीं से इसको अब्सॉर्ब भी कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, वो वापस क्या है, सरफेस पे आएगा, और सरफेस के थ्रू वापस क्या है, बाहर भेज दिया जाएगा। कहाँ पर, जो एनवायरनमेंट है वाटर, उसमें निकाल दिया जाएगा। तो इसमें सिंपल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला पिक्चर है उसको देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट वाले पिक्चर में, देखना कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर क्या है, जैसे ही फूड पार्टिकल पास आया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना स्टार्ट होगी। अब इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने को हमने क्या बोल दिया, सूडोपोडिया। अब इस सूडोपोडिया के अंदर क्या है, फूड एनक्लोज हो जाएगा, और जब फूड एनक्लोज हो जाता है तो यहाँ पर फूड वैक्यूल बन जाती है। अब जो ये प्रोसेस है ना, जिसमें क्या है, हम फूड को, ये अमीबा फूड को इनटेक कर रहा है, इसको इजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको इजेशन बोलते हैं, मतलब उसने फूड को अंदर बॉडी में ला लिया, बॉडी के अंदर डाल लिया है, तो उसको इजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये फूड वैक्यूल में ही क्या होता है, इसका डाइजेशन और एसिमिलेशन होता है। डाइजेशन मतलब वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाना, और एसिमिलेशन का मतलब है कि यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करके इस फूड, ये जो फूड है इसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर कर देना, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन और एसिमिलेशन हो गया। अब क्या है, डाइजेस्टेड फूड बचा, तो वो वापस सरफेस की तरफ आया, और देखो ये सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और वापस से ये क्या है, बॉडी से बाहर निकल गया। तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में मिलता है, और ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है, जहाँ पर सिंगल सेल ही सारे जो भी इजेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन का वर्क कंप्लीट कर लेती है। तो ये आपके पास न्यूट्रिशन इन अमीबा था। अभी समझ में आया ये आपके? यस हम सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एसिमिलेशन, सॉरी, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद अब आपके मेन स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।
तो ह्यूमन बीइंग में विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड, हमने पढ़े थे ना 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें से ह्यूमंस में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है ये मुझे बताएगा। यहाँ पर कौन है? आर्यन, आर्यन बता दो, आर्यन पटियाल। यस सर। हाँ, आज ही आयो क्लास में या डेली अटेंड करते हो? डेली कर डेली करते हो, चलो फिर बता दो कि ह्यूमन में जो हमने 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे हेटेरोट्रोपिक का, उनमें से विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स? नहीं पता? बस हाँ, थर्ड टाइप वाले का नाम तो बता दो। जितेंद्र, हाँ हैंड रेस कर रहा है, बस जितेंद्र। हाँ जितेंद्र तुम बताओ। हाँ होलोजोइक, हाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें कौन सा मिलता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में मिलता है। वही अमीबा में भी मिलता है, जहाँ पर फूड को हम क्या है प्रॉपरली, है ना, हार्ड फॉर्म में टैग करें और अंदर डाइजेस्ट करें, ठीक है, तो वो होलोजोइक होता है। अब यहाँ पर देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप सबको पता है कि ह्यूमंस में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ह्यूमन में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या है पूरा फूड क्या है माउथ से एंटर होकर के फिर आगे प्रोसेस होता है और फाइनली एनस के थ्रू वापस जो भी आपके वेस्टेज होता है उसको हम एनवायरनमेंट में वापस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है ये, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें बता रहा हूँ, ये माउथ से स्टार्ट होती है आपके, और माउथ से स्टार्ट होकर के पूरे एनस पर जाकर के खत्म होती है, ठीक है। ये एक बहुत ही लंबी स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, जिसमें आपके इसका इजेशन भी होगा, फिर इसका डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके एलिमेंट्री कैनल में ही कंप्लीट होती है, ठीक है। एक तो इसमें एलिमेंट्री कैनल होती है और साथ में क्या होती है, कुछ सपोर्टिव ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, ठीक है। 2 ग्लैंड्स होती है सपोर्टिव। कोई बता सकता है कौन कौन सी सपोर्टिव ग्लैंड्स होती है? कोई भी नहीं पता? यहाँ पर 2 सपोर्ट, हाँ 2 सपोर्टिव, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ तो 2 सपोर्टिव ग्लैंड्स होती है, एक तो लीवर और एक पेनक्रियाज, ठीक है, जो कि डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज क्या है, आपका पार्ट नहीं है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एक पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब एलिमेंट्री कैनल से बाहर आते हैं, ठीक है। ये सपोर्टिव ग्लैंड्स है, ये एलिमेंट्री कैनल के बाहर आते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बस। जो डाइजेस्टिव जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है ना, इससे बाहर प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पार्ट लेते हैं, बट ये क्या है, इनको सपोर्ट करते हैं। जो एंजाइम्स है डिफरेंट डिफरेंट जो फूड को ब्रेक करने के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो एंजाइम्स लीवर और पेनक्रियाज आपके सेक्रेट करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल होती है और साथ में ग्लैंड्स होती है विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो 2 ग्लैंड है हमारे पास, ठीक है। अब वो 2 ग्लैंड कौन कौन सी है दीक्षा बता देगी? दीक्षा, आवाज नहीं आ रही मेरी? दीक्षा नहीं पता, चलो तो मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर हाँ लिवर और हाँ हाँ, लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने, इसीलिए मैंने पूछा। तो लीवर और पेनक्रियाज आपके यहाँ पर 2 सपोर्टिव ग्लैंड्स होती है जिनसे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस होते, रिलीज होते, जो कि क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल से। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं ताकि आगे डाइजेशन कंप्लीट हो सके। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ। अब यहाँ पर देखो ऑर्गन कौन कौन से इंक्लूडेड है इसमें। आप जब एलिमेंट्री कैनल में चलते हो ना, तो माउथ की देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो आ रहा है आपके माउथ से स्टार्ट होता है। अब माउथ है, अब माउथ के अंदर आप देखोगे, फिर माउथ के बाद क्या आती है, आपके माउथ के अंदर क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी भी कुछ ऐसे फूड सब्सटेंस होते हैं जो ज्यादातर सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, तो जब वो आपके सामने आते हैं तो क्या फील करते हो आप? क्या चेंज आता है आपके माउथ में?
सलाइवा सलाइवा मतलब हाँ सलाइवा, वहां पर वोटरी हो जाता है आपका मुंह, ठीक है। और वो वोटरी क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो क्या है सलाइवरी ग्लैंड्स है, उससे एकदम से सलाइवा प्रोड्यूस होता है आपके, ठीक है। तो माउथ है, माउथ के अंदर आपको टंग दिखेंगे, टीथ दिखेंगे। अब माउथ के अंदर क्या क्या आता है, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर क्या क्या आता है, एक तो टंग आती है, टंग भी हेल्प करती है आपको फूड को मिक्स करने में, साथ में टीथ है वो कट करते हैं, उनकी ग्राइंडिंग करते हैं फूड मटेरियल की। और सलाइवरी ग्लैंड्स है जो उसमें क्या करती है, थोड़ा सा वहां पर क्या है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एमाइलेज और टाइलिन। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो जो टाइलिन है वो तो इसमें क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है, और एमाइलेज है वो प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। तो ये यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। बेसिकली आपके क्या एक बार और तो देखो माउथ, हाँ माउथ है आपके पास। अब माउथ में आप बताओ कौन कौन सी तीन स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, ठीक है। माउथ के अंदर हमें तीन स्ट्रक्चर मिलेगी। ये जो माउथ है, अब माउथ को खोलते हैं तो जो बड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई देता है उसको हम बकल केविटी बोलते हैं, ठीक है। जब मुंह खोलते हो ना तो अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको हम बकल केविटी बोलते हैं, ठीक है। अब बकल केविटी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, एक तो जो हेल्प करते हैं हमारे फूड एब्जॉर्प्शन, फूड इनटेक में, एक तो आपको पता है टीथ। टीथ के थ्रू आप क्या करते हो, फूड को ग्राइंड कर लेते हो, ठीक है ना। यस सर। टीथ के थ्रू आपने फूड को ग्राइंड कर लिया। अब टीथ के बाद टंग आती है। टंग टंग क्या करती है, फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है आपके, ठीक है। फिर तीसरे थर्ड नंबर थिंग्स आर वी आर हैविंग देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे पास। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम, टू डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर रिलीज होते हैं। एक तो टाइलिन होता है और एक एमाइलेज होता है। आपके इतना है नहीं, फिर भी देख लो, एक तो टाइलिन होता है और एक एमाइलेज होता है। तो टाइलिन जो होता है वो आपके जर्म फ्री बनाने में काम आता है, ठीक है। कुछ जर्म्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल कर देता है टाइलिन। जबकि जो एमाइलेज है, एमाइलेज स्टार्च जो होता है ना, फूड हम टेक कर रहे हैं प्लांट से, और प्लांट्स में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोरेज करते हैं ना। कल ही पढ़ा था हमने कि जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये स्टार्च का डाइजेशन करके इसको माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है जो एमाइलेज होता है। ये खैर आपके इतना है नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आपके बेसिकली क्या है, आप देखोगे कि माउथ है। अब माउथ में बकल केविटी है। बकल केविटी के अंदर कौन कौन सी तीन चीजें बताई मैंने, सर टंग, टीथ सलाइवा, और सैलरी ग्लैंड। सलाइवा, टीथ और टंग। हाँ सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, टीथ और ये तीन चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके पास हो चुकी है। अब आप देखोगे माउथ हो गया। माउथ के बाद आपके पास देखो, ठीक है, फिर इस एक लंबा सा फूड पाइप सा नजर आता है आपको, ठीक है। एक लंबा सा फूड पाइप आपको नजर आ रहा है जो ईसोफेगस होती है हमारी, ठीक है। ओसोफेगस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये में से कोई भी, सर वो विंड सर पाइप में चले जाता है शायद। तो वो वो जो फूड हमारे जो पहले जो पाइप बिकॉज
तो वहां पर क्या है, वो ग्लोटिस क्या है, कंप्लीटली पर्टिकुलर अपनी जगह पर वो नहीं लग पाता है, ठीक है। तो वो ग्लोटिस जब अपनी पोजीशन पे नहीं रहता तो खाना क्या है, विंड पाइप में चला जाता है, और जब विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी सी आने लगती है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जो विंड पाइप में जाने के लिए खाना तो बना नहीं है ना, तो वहां पर जो सेल्स है विंड पाइप की, वो क्या करेगी, खाने को वापस भेजेगी, उल्टी तरफ धकेलेंगी, ठीक है। और हमें क्या है, खांसी सी आने लगती है। तो ये बेसिकली एपिग्लोटिस का ये वर्क होता है कि वो क्या करता है, कॉमन पासेज जो आपके पास फेरिंग्स है ना, वहां पर क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड आइटम्स को कि वो कहाँ पर ना पहुंच जाए, आपके विंड पाइप में ना पहुंच जाए, ठीक है। ये एपिग्लोटिस जो यहाँ पर ये छोटा सा है ना, ये केप, ये काम करती है एपिग्लोटिस, इस वर्क को एपिग्लोटिस कंप्लीट करती है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑसोफेगस होगी हमारे, ये लंबा सा पाइप होता है जिसके थ्रू फूड फिर आगे ट्रेवल होता है, ठीक है। अब आपके 7th क्लास का या हाँ शायद 7th क्लास का एक होगा कि ईसोफेगस में जो फूड की मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होती है, कौन बताएगा। फूड ट्रेवल करता है ईसोफेगस में, वो एक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, किसी को पता है। पुरानी क्लासेस तो हमें याद ही नहीं रहती, छोटी तो। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट पढ़ी थी आपने किसी ने, यस और नो। नो नहीं सर। पढ़ी, नो सर। पढ़ी तो थी आपने No, पर sir. आपको याद नहीं रही, ठीक है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स होती है रिदमिकली, है ना, एक रिदमिकली मूवमेंट्स होती है यहाँ पर। पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनल होती है ना, इसमें रिदमिकली मूवमेंट होती है, जिससे क्या है, अप डाउन करके फूड क्या है, नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, उनको बोलते हैं हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अभी आएगी आगे। तो यहाँ पर जो है ना, फूड जो आगे बढ़ रहा है ना, वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे चला गया। अब फूड कहाँ गया, स्टेमक में। स्टेमक आपको दिखाई दे रहा है, एक ये बैग बैग टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बैग के जैसी स्ट्रक्चर होती है ये स्टेमक। स्टेमक, अब स्टेमक में आ गया। स्टेमक के बाद आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है ना, इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये चारों तरफ जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके पूरी एलिमेंट्री कैनल का। बट ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है और कोइल्ड होती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा जगह ये नहीं घेरती। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, बट ये है ना लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ये याद रख लेना। जब भी आप बात करो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आपको क्या है, बताओ किसकी लेंथ ज़्यादा होगी आपके पास। Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, Small स्मॉल इंटेस्टाइन की ही आपके पास intestine. लेंथ ज़्यादा होगी। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की ही आपके पास लेंथ ज़्यादा होगी, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ उससे कम होगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, और फाइनली आपके पास जो फाइनल जिसके थ्रू आप फैसेस के फॉर्म में आप डाइजेस्टेड फूड को बाहर एक्सक्रेट कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो वो एनस के थ्रू करते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके पास डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑर्गन्स है। अब कुछ मेन ग्लैंड्स है। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब यहाँ पर आपको कई सारी ग्लैंड्स नजर आ रही है। सलाइवरी ग्लैंड्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, आपकी एलिमेंट्री कैनल में ही प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होगी वो स्टेमक के अंदर, ये जो स्टेमक आपको दिखाई दे रहा है ना, स्टेमक की जो वॉल्स होती है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी क्या है, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद लीवर और पेनक्रियाज, तो लीवर और पेनक्रियाज जो है वो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है उससे बाहर प्रेजेंट है। और जो ये है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप से अपने जो सेक्रेशन है, मतलब सेक्रेशन मतलब यहाँ पर जो भी एंजाइम फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं। दोनों ही लीवर और जो पेनक्रियाज है, इनके जो एंजाइम जाएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ही जाएंगे। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या है, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोला जाता है। मतलब वहां पर पूरी तरह से जो डाइजेशन हो जाता है वो आपके किसके अंदर होता है, आपके जो है
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये लीवर और पेनक्रियाज हो गया आपके पास। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी थी 8th क्लास में? अभी कहोगे नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। इस तरह की तो कोई चीज कभी हमने सुनी ही नहीं। हाँ तो पढ़ी तो थी, पर अभी पढ़ी पता थी। नहीं। हाँ तो in humans we are having two types of gland. Number one are endocrine gland and number two is exocrine gland, ठीक है। तो जो सिंपल टाइप ऑफ ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन ही होती है, और एंडोक्राइन, अब ये जो लीवर है ना आपके पास, लीवर क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हो उसको। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंट है मैं आपको बता दूं, ये बाद में भी आएगा बट फिर भी बता दूं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, लाइक लीवर हो गया आपके, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, जो अपने एंजाइम जो भी ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है उनको जो टारगेट ऑर्गन जहां पर इसको लेके जाना है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाना है, तो ये जो सारे सेक्रेशन है ये डक्ट्स के थ्रू, एक स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट है, यहाँ पर ये डक्ट बनी हुई है, तो इन डक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। बट एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती है जो अपने सेक्रेशन क्या है, डक्ट वक्त की जरूरत नहीं पड़ती टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट ये क्या करते हैं, ब्लड में अपने सेक्रेशन मिक्स करते हैं के थ्रू सारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर भी जाना होता है टारगेट ऑर्गन में के पास वो ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इस तरह से डिफरेंट होती है। जो एक्सोक्राइन है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, उनको डक्ट वाली ग्लैंड बोला जाता है बिकॉज उनका सेक्रेशन क्या है, टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू जाता है। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, बिकॉज उनका सेक्रेशन डायरेक्ट वो किसमें, ब्लड में मिक्स करती है और ब्लड के थ्रू वो सारी जगह ट्रेवल करता हुआ पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया सभी को? यस सर आजा। सर एक बार फिर चलो बता दीजिए। ठीक है, चलो बता दीजिए। सर एक हाँ बार बता ओके दो। ओके ओके ओके। वर्तिका आप 2-3 दिन से एब्सेंट थी क्या? वर्तिका, यस सर, कुछ दिन पहले थी। अच्छा कुछ दो दिन तीन पहले दिन थी। से रेगुलर हूँ सर, उससे पहले थी। अच्छा उससे पहले थी, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास 2 टाइप ऑफ ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडीज में, ठीक है। एक तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो ग्लैंड से जो आपके एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं या हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको एंजाइम बोल सकते हैं या हार्मोन्स बोल सकते हैं। तो वो एंजाइम या हार्मोन्स आपकी बॉडी में बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब वो ग्लैंड्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ऐसी ग्लैंड्स जिनमें क्या होता है, जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाता है, ठीक है। जैसे कि लीवर, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल हो गया। जैसे कि लीवर, इसमें क्या है, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो क्या करेगा, ये जो डक्ट है उस डक्ट के थ्रू आएगा और आकर के कहाँ पर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये डक्ट वाली जो ग्लैंड होती है ना, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। बट एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जहां पर जो भी हार्मोन या एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाते, वहां पर बस प्रोड्यूस हो गए उसी के अंदर। अब उसके अंदर ब्लड आता है उस ग्लैंड के अंदर, उस ब्लड में वो क्या है, उसको स्प्रेड कर देते हैं और उस ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करते हुए टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। सॉरी हाँ एंडोक्राइन, हाँ एग्जाम्पल पेनक्रियाज हो गया आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होगी, बहुत सारी जो ग्लैंड्स है ये इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज, अब पेनक्रियाज एक ऐसी चीज है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह बिहेव करती है, ठीक है। पेनक्रियाज में क्या होता है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह से बिहेव करती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं, और कुछ हार्मोन जैसे कि कुछ एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है जो कि डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, इसलिए पेनक्रियाज दोनों ही टाइप का एक एग्जाम्पल है। जबकि लीवर एक्सोक्राइन होगी आपके, और इधर से पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ओवेरी ओवेरी ओवेरीज और टेस्टीज, ये जो सब है ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हुआ एंडोक्राइन, अभी क्लियर हो गया ना एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो आपके Yes, पास sir. कॉन्सेप्ट है। तो लीवर को, हाँ लीवर को देखो आप, लीवर यहाँ पर प्रेजेंट है और ये डक्ट के थ्रू यहाँ पर सारे सेक्रेशन ला रहा है। अब लीवर के पास आप गोल ब्लेडर कुछ देख रहे होंगे, आपने नाम भी सुना होगा कि गोल ब्लेडर खराब में प्रॉब्लम है उसके। ये गोल ब्लेडर होता क्या है बेसिकली,
गोल ब्लैडर में क्या होता है, जो लीवर जो भी हार्मोन या एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो सारे एंजाइम्स गोल ब्लैडर में आकर के इकट्ठे होते हैं और फिर अकॉर्डिंगली नीड के अकॉर्डिंग ये यहाँ से रिलीज करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। तो गोल ब्लैडर का ये वर्क है आपके पास, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपके, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वैसे आपके दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी मैं बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। डियोडिनम जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर इलियम और फिर स्ट्रियम, इस तरह से ये 3 पार्ट होते हैं। ये आएगा नहीं आपके, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम में दे रखा है, आप तो एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेना, या फिर जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब एनसीईआरटी वाला डायग्राम इसकी जगह लगा दूंगा, बिकॉज इतना ज़्यादा मत पढ़ो जो आपके आए नहीं, बिकॉज कंडीशन यही है आपकी कि जो आपके सिलेबस का है वही पढ़ सकते हो अभी आप। तो ये आपको समझ में आया कि इस तरह से आपके डिफरेंट होती है ये लीवर पेनक्रियास। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बची, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है आपके, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी वॉल पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होती है, और यहाँ से भी बहुत सारे सेक्रेशन आपके मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट, वहीं पर आपके कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कौन सी होती है, तो आपको बोलना होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होती है आपके पास। तो ये एक डायग्राम तो आपको समझ में आया ना कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और किस तरह से वो सिचुएटेड होते हैं। अब इनके फंक्शंस आगे पढ़ लेंगे हम। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो चलो फिर आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अब डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन किस तरह से होता है। पहले माउथ में है ना, स्टार्टिंग माउथ से होती है, फिर स्टमक में, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद तो सीधा डायरेक्टली उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो इन द माउथ, अब देखो आप माउथ में किस तरह से होता है। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब आप देखोगे कि पहले तो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, ठीक है, टीथ के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर क्या है वहां पर सलाइवा मिक्स होता है इसमें, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है आपके माउथ में, उससे सलाइवा यहाँ पर रिलीज होता है। Saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into sugar, ठीक है। स्टार्च को शुगर में, यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, इसको माल्टोज भी बोल सकते हैं, बट आप शुगर लिखो बिकॉज़ बुक में आपके शुगर ही दिया हुआ है, ठीक ठीक है। है। तो जो सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च, बिकॉज आपको पता है जो भी फूड है प्लांट्स में स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के, हाँ स्टार्च के फॉर्म में ही वो स्टोर हो रहा है। तो स्टार्च के फॉर्म में ही हम उसको ले रहे हैं, तो वो स्टार्च पे रिएक्ट करेगा और स्टार्च को शुगर में बदल देगा वहां पर, ठीक है वो। और देन द फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टोमक, और फिर उसके बाद क्या है, फूड पास चला जाता है ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आपके चला जाता है, ठीक है। स्टमक, ठीक है, जो छोटा सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक, उसमें चला जाता है बेसिकली आपके पास। तो यहाँ पर एक ही एंजाइम दिया हुआ है, टाइलिन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। सलाइवरी एमाइलेज आपकी बुक में दिया है, सलाइवरी एमाइलेज ही याद रखो कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अब आगे देखो आप, नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so it can be processed properly in each part, ठीक है। अब ये जरूरी है कि जो फूड आप है ना इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इजेशन कर रहे हो, वो क्या है, एक रेगुलेटेड मैनर में आगे जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसमें प्रोसेस हो सके और हर पार्ट तक जा सके। तो द लिनिंग ऑफ कैनल हैज muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। तो जो लीनिंग है, लीनिंग मतलब दीवार, जो आपकी एलिमेंट्री कैनल्स की दीवार है, लीनिंग है, ठीक है। वहां पर क्या है, मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, ठीक है, मतलब एक इस तरह से कंटिन्यूअसली रिदमिकली, एक बार कॉन्ट्रैक्ट और फिर इस तरह से वापस, ठीक है, चलती रहती है वो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी रिलैक्स होती है, इस तरह से वो रिदमिकली चलती रहती है इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। फूड जो है आपका खाना आगे की तरफ जाता है, और ये जो मूवमेंट होती है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर्स ऑल अलोंग द गट,
जो आपका गट बोला जाता है, ये पूरी एलिमेंट्री कनल को क्या है आप गट भी बोल देते हो, ठीक है। तो जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होती है वो पूरी एलिमेंट्री कैनल में होती रहती है, जिससे क्या है आपका फूड आगे फॉरवर्ड होता रहे, ठीक है। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट समझ में आई? नहीं? यस सर आ गए। ठीक है, है ओके। तो ये पेरिस्टल्टिक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलो। चलो। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में बेसिकली क्या है, जो लीनिंग है, लीनिंग मतलब दीवारें है जो आपकी एलिमेंट्री कैनल की डाइजेस्टिव ट्यूब की, वहाँ की मसल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है रिथमिकली, मतलब एक के बाद एक के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो उससे क्या है जो फूड है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉरवर्ड ही होता रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रिथमिकली आपकी मसल्स में, जो कि एलिमेंट्री कैनल की वॉल पर प्रेजेंट है, उन कॉन्ट्रैक्शंस को ही है ना हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोल देते हैं, जिससे क्या है खाना आगे नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये माउथ के बाद पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बता दिया आपको। अब खाना कहाँ से आ गया, माउथ से इसोफेगस में गया, और इसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन आता है आपके, स्टमक। हाँ स्टेमक, स्टेमक, ठीक है, स्टेमक आता है। तो अब कहाँ आ गया ये जो फूड है वो स्टेमक में आ गया। इन स्टेमक डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स्ड विद फूड। अब क्या होता है स्टेमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो मिक्स होते हैं फूड के साथ, एंड डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टेमक। अब जो स्टेमक है ना इसकी वॉल में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आकर मिलते हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना इनसे ही ये डाइजेस्टिव जूस क्या होंगे रिलीज होंगे। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी, स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस इसमें आकर के मिलेंगे। अब आपने एक चीज सुनी होगी, एक मोस्ट कॉमन चीज होती है कि मैक्सिमम जो टेबलेट्स होती है उनमें ये कहा जाता है कि खाली पेट नहीं खाना है आपको। इसका रीजन दे सकते हो आप, कोई भी? सर क्योंकि उसे कोई नहीं मीडियम पता? चाहिए होता है नहीं सर पता। ट्रैवल करने के लिए। क्या सर, क्योंकि उसे मीडियम चाहिए होता है सर ट्रैवल करने के लिए सर बॉडी में। नहीं, यूं क्यों बोलते हैं कि खाना खाने के बाद ही खाना मैक्सिमम टेबलेट्स, खाली पेट मत खाना? पता है? नहीं पता? चलो देखते हैं हम। तो जब हम टैबलेट लेते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही टैबलेट लेते हैं तो जैसे ही स्टमक में कोई भी चीज जाती है, तो स्टमक में जो चीज जाती है तो सबसे पहले वहां पर क्या होता है कि एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। आपका जो ये स्टमक है ना इसकी वॉल से आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होकर अगर डायरेक्टली टेबलेट खा ली तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, और ये जो इसकी वॉल है ना वहां पर इरिटेशन कर देगा। तो आपके जो पेट में है वो इरिटेशन हो जाएगी, आपके स्टमक में इरिटेशन हो जाएगी, और ठीक है आपको थोड़ा सा चक्कर भी आने लगेगी। तो उसी से बचने के लिए क्या कहा जाता है, खाना खाओ। तो हम खाना खाने के बाद दवाई लेते हैं ना, तो खाना खाते टाइम क्या होता है HCl तो रिलीज होता है पर साथ में म्यूकस भी रिलीज होता है, और वो म्यूकस जो रिलीज होता है ना वो म्यूकस क्या करता है सारी जो स्टमक की वॉल है उसको प्रिजर्व कर लेता है, ताकि क्या है जो स्टमक की वॉल है वो आपके इफेक्ट नहीं हो पाए और आपको क्या है बैड फीलिंग नहीं आए। इसीलिए मैक्सिमम टेबलेट्स जो है वो ऐसा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद ही खानी है, बिकॉज HCl डायरेक्ट रिएक्ट कर देगा। अगर खाना खा के फिर हम खाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि टैबलेट ये आपको खाना खाने के बाद लेनी है, खाली पेट मत लेना, ठीक है। और कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो खाली पेट लेने की भी होती है बट वहां पर HCl को वो ज्यादा रिलीज नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए उन टैबलेट्स का डिफरेंट वर्क होता है। तो स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से रिलीज होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी आपके जो स्टेमक है उसकी वॉल पर प्रेजेंट होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड produces gastric juice which contains the enzyme pepsin, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना वो गैस्ट्रिक जूस उससे जो एंजाइम्स निकलेंगे उनको गैस्ट्रिक जूस बोल देंगे। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, एक तो एंजाइम होगा पेप्सिन एंजाइम होगा एक, और दूसरा क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड क्या प्रोड्यूस करेगी ये म्यूकस। तीन चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, कौन कौन सी?
सर पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। ठीक है, ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और म्यूकस, ये तीन चीजें ये यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। अब इन तीनों के काम पढ़ेंगे। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन। वो पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना, उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। आपके जो फूड आप ले रहे हो ना, तो पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन लेते हैं हम फूड में, आपको पता है प्रोटीन तो लेते ही है, तो प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये जो मीडियम है ना, उसको एसिडिक बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक तो जो जर्म्स है आपके वो मर जाते हैं। दो चीजों में हेल्प करेगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो सारे जो जर्म्स है वो मर जाएंगे, ठीक है, और साथ में क्या है, एसिडिक मीडियम हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा वैसे ही पेप्सिन अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। मतलब पेप्सिन डायरेक्टली वर्क नहीं करता, पेप्सिन को वर्क करने के लिए मीडियम को एसिडिक होना जरूरी है। तो पहले क्या होगा, वॉल से तीनों रिलीज हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और पेप्सिन भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब पेप्सिन रिलीज हो जाएगा, पर पेप्सिन काम कब करेगा? जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पूरे जो फूड है उसका मीडियम एसिडिक नहीं कर देता। फिर वो मीडियम एसिडिक होने के बाद पेप्सिन वर्क करना स्टार्ट करता है, और पेप्सिन क्या कर देता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब म्यूकस प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। और म्यूकस क्या करती है? चारों तरफ लेयर बना लेती है आपके स्टमक के, और जो एसिडिक मीडियम है ना, एसिड जो रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे प्रोटेक्ट करती है आपकी स्टमक को। ठीक है, देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये स्टमक में डाइजेशन था। अभी समझ में आया स्टमक में डाइजेशन सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर आगे हम अब ले लेते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, एक बार फिर से बताया स्टमक का? कौन पूछ रहा है? किसका नेट चला गया भाई? हाँ, नाम तो बोलो। कुणाल। अच्छा, कुणाल का भी चला गया था क्या नेट? कुणाल का भी चला गया था। हाँ हाँ, ओके। हाँ, कुणाल, चलो एक बात बताओ, आप ऑर्गन्स बता दो एलिमेंट्री कैनल के मेरे को। शुरुआत से पढ़ रहे हो ना? शुरुआत से पढ़ रहे हो ना? सर मैं तो सर अभी आ रखा हूँ सर, नया अरे तू अभी क्यों आ रखा है? तेरे को पहले आ रखा होना था ना। 9 बजे टाइम पता नहीं है क्लास का? 9 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? चलो, स्टेमक में देखो। अब स्टेमक जो है आपके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बताई थी हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेमक में आपके बहुत सारी जो स्टेमक की वॉल्स होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से कुछ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस में हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूस क्या क्या करते हैं? ये 3 चीजें प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में क्या है, 3 चीजें आती है। एक तो एंजाइम आता है पेप्सिन, एक दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा आता है म्यूकस। 3 चीजें आएगी आपके स्टमक की जो वॉल है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, और उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें आएगी आपके, एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। 3 चीजें आपके पास वहां पर आपको मिलती है। अब जो एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या करता है, आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम एक तो यह है कि मीडियम को एसिडिक बनाएगा, और जो जर्म्स होंगे ना उनको मार देगा। जो जर्म्स खाने के साथ जाएंगे उनको मार देगा। और सेकंड वर्क क्या है कि ये जो पेप्सिन है उसको एक्टिव करता है। ठीक है, एक्शन के लिए मीडियम को एसिडिक करता है। ठीक है, जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। तो पेप्सिन के वर्क करने के लिए एक ग्राउंड तैयार करता है, ग्राउंड प्रिपेयर करता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तीसरा है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस चारों तरफ वॉल पर चिपक जाती है, और जो एसिड बन रहा है ना HCl, उससे आपके स्टमक की वॉल को प्रिजर्व कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये काम म्यूकस का है। ठीक है, आ गया समझ? यस सर। चलो फिर उसके बाद देखते हैं हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके सबसे मेन पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज जो सारा डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनल का, विच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट
स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग, जो कि क्या है एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट रहता है बिकॉज क्या है ये एक्सटेंसिवली कोइल है, बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ठीक है। अब क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब आपने सिक्स या सेवेंथ थी शायद, सेवेंथ क्लास में कुछ पढ़ाया आपने। हाँ बोलो, कौन बोल सर रहा है? जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट, सर तन्वी, हाँ तन्वी बोलो। सर हाँ हाँ तो जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हाँ। तो जो पेप्सिन जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है सर किसमें होता है? वो पहले तो प्रोटीएजेस में होगा, पेप्टाइड्स में, और फाइनली एमिनो एसिड्स में बदल जाता है, ठीक है, सबसे लास्ट में। पहले तो देखो इसका मैं अगर ज्यादा पढ़ना है तो फिर वो बता दूंगा, बाकी आपके इतना है नहीं। देखो पहले पेप्सिन से प्रोटीएज पेप्टाइड्स में बदलेगा, फिर पेप्टाइड से प्रोटीएजेस में बदलता है, फिर उस पर भी एक और एंजाइम वर्क करता है, और फिर फाइनली ये क्या है एमिनो एसिड्स में बदल जाता है, जो आपके सबसे लास्ट यूनिट, ठीक है। प्रोटीन सबसे लास्ट यूनिट एमिनो एसिड्स में बदलता है, ठीक है। और जो फैट होता है ना, जैसे आपने बता दिया वो तो उसमें बदल गया, और जो फैट होता है ना वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है फाइनली, ठीक है। जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आपको पूछा था कि 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो घास खाने वाले है ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन और ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है, बताओ। पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता? पुरानी चीजें तो बस भूल ही जाते हैं हम। अभी 9th की पूछेंगे वही नहीं याद, 7th की तो कहाँ से बता दें। चलो तो देखते हैं यहाँ पर। अब आप देखोगे है ना, डिफर करती है वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। Herbivores needs a longer small intestine to allow the cellulose to be digested, ठीक है। जो herbivores होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर, बिकॉज हर्बीवोर क्या खाते हैं, ग्रास, और ग्रास के अंदर क्या होता है सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो सेलुलोज को है ना डाइजेस्ट करने के लिए उनको ज्यादा नीड होती है, ठीक है, ज्यादा लंबी इंटेस्टाइन की नीड होती है। तो इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट प्रेजेंट होता है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको रुमेन बोलते हैं, जिसको हम रुमेन बोलते हैं। आपने देखा होगा गाय को, गाय अक्सर आपने देखा होगा खाना नहीं खाती जब भी वो मुंह चलाती रहती है, ठीक है, चबाती रहती है कुछ, देखा है या नहीं देखा है, अपलोड किया है या नहीं किया, ये बताओ। Yes, sir. किया है ना, तो ये क्या करते हैं, हाँ ये क्या करती है, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल पार्ट होता है रुमेन, तो वहां पर क्या करती है ये अध चबी घास को रख लेती है, ठीक है, कंप्लीटली उसको ग्राइंड नहीं करती, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत चबाती है और वो रुमेन में ले जाकर इकट्ठा कर लेती है। फिर जब ये बैठे रहते हैं ना फ्री, तो वापस से उस ग्रास को ये रुमेन से वापस माउथ में लाते हैं, फिर अच्छे से उसको वापस ग्राइंड करते हैं और फिर इसको आगे लेके जाते हैं, तो ये रुमेन के पार्ट में आता है। और ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या है रुमेन प्रेजेंट होता है उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादातर जैसे काऊ, ये जो हर्बीवोर है ना वो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, बिकॉज क्या है सेलुलोज के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले वो आधा तो रुमेन में जाके डाइजेस्ट होता है, उसको वापस माउथ में लाते हैं और फिर ग्राइंड करके फिर से इसको भेज दिया जाता है डाइजेशन के लिए, तो ये हर्बीवोर्स में होता है। अब मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, बट मीट क्या होता है इजियर होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। हेंस कार्निवोर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कार्निवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, जबकि जो हर्बीवोर्स की उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है, बिकॉज वहाँ पर रुमेन नाम का रुमेन एक स्पेशल टाइप वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर फूड प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो कंप्लीट डाइजेशन साइट है, कंप्लीट डाइजेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है कंप्लीटली, प्रोटीन्स का हो जाता है और फैट्स का भी हो जाता है। यहाँ पर तीनों जो आप खा रहे हैं ना न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस, और डाइजेशन के लिए यहाँ पर क्या है ये एक तो सेक्रेशन रिसीव करेगी लीवर से और पेनक्रियास से, ठीक है। लीवर से आपके बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। लीवर से बाइल जूस आता है,
ठीक है, जो कि गोल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है और गोल ब्लैडर से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो लीवर से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और साथ में पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा आपके, ठीक है, इस पर्पस के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब आपको पता है स्टमक में हमने बहुत सारा HCl मिक्स किया था, तो फूड का मीडियम क्या हो गया था? एसिडिक, एसिडिक हो गया था फूड का मीडियम। बट अब क्या है, अब क्या है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम मिलेंगे ना, इसमें पेनक्रियास एंजाइम मिलेगा, बट पेनक्रियास से जो एंजाइम मिलेंगे उनको वर्क करने के लिए फूड का मीडियम एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक का अपोजिट होता है एल्कलाइन, ठीक है, मतलब बेसिक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो एल्कलाइन क्या है? मीडियम होना चाहिए, मतलब अब वो क्या है, एसिडिक से बेसिक हो जाना चाहिए। तो इसमें हेल्प कौन करता है, बता सकते हो आप? नहीं पता? इसमें हेल्प करेगा बाइल जूस आपके। बाइल जूस क्या है, वो आपके बेस्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। बाइल जूस का मीडियम एल्कलाइन होता है और वो क्या करता है, फिर जो सारा एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बिकॉज वहां पर बेसिक मीडियम लेकर आता है। जो बाइल जूस है आपका वो बेसिक मीडियम लेकर आता है और जो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन, एसिडिक जो मीडियम था ना उसको आप एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि जो पेनक्रियास से जो एंजाइम आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो आ रहे हैं, उनको फंक्शन हो सके फूड पर। तो ये था यहाँ पर, ये समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब डाइजेशन पढ़ेंगे। डाइजेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डियोडिनम, ठीक है। अब हम डाइजेशन कहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, जिसको हम डियोडिनम बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर किस तरह से डाइजेशन होता है? अब आपको पता है बाइल जूस आ गया और बाइल जूस में आकर के जो फूड का मीडियम था एसिडिक से कौन सा कर दिया? एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम कर दिया, एसिडिक। हाँ, ये एसिडिक मीडियम के प्लेस पर अब मीडियम क्या हो गया, एल्कलाइन मीडियम। नाउ देखो आप, द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लिवर, ठीक है। अब बाइल जूस, ये बाइल जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लिवर से आ रहा है, ठीक है। अब फूड में मिक्स हो जाता है एक तो बाइल जो कि लिवर से आ रहा है और साथ में पेनक्रियाटिक जूस जो कि कहाँ से आ रहा है, पेनक्रियास से, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। नाउ बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बाइल है, बाइल जूस जो है वो क्या करता है, फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स, मतलब बड़े फैट क्या है, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में, ग्लोब्यूल्स मतलब बूंदे मोटी बड़े गोल शेप की चीजें ग्लोब्यूल्स बोलते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइल ब्रेक डाउन कर देता है फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में उनको बदल देता है। अब पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, पेनक्रियास से आता है, उसमें दो एंजाइम होते हैं आपके पास, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन तो क्या करता है, जो प्रोटीन है ना उसको आगे तोड़ेगा, ठीक है। पहले तो पेप्सिन ने तोड़ दिया था, पेप्सिन ने क्या कर दिया था, पेप्टाइड्स में बदल दिया था। अब ट्रिप्सिन आगे वर्क करेगा और ट्रिप्सिन इसको क्या करेगा, और ज्यादा डिवाइड कर देगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा जो प्रोटीन है। तो ट्रिप्सिन आगे क्या है, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, और लाइपेज भी क्या करेगा, जो आपके फैट है उसको ब्रेक करेगा। फैट है उसकी जो बड़ी ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। तो आप देखोगे कि पेनक्रियाटिक जूस से दो एंजाइम आ रहे हैं आपके पास, नंबर 1 इज ट्रिप्सिन एंड नंबर 2 इज लाइपेज। आपके पास दो एंजाइम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन तो किस पर वर्क करेगा, प्रोटीन पर, ठीक है, और प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा। बट जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और फैट की जो ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके यहाँ पर डियोडिनम में हो जाता है अपर पार्ट में, ठीक है। अब आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, द ग्लैंड्स द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। The glands and the wall of the small intestine produce intestinal juice, ठीक है। अब जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहां पर क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहां पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो इंटेस्टाइनल जूस
वहां पर प्रोड्यूस करती है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब जो इससे इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तो ग्लूकोज में बदल देते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को इनटू एमिनो एसिड। तो मैंने कहा था ना सबसे छोटी यूनिट आप पूछते थे क्या होती है, तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट फाइनली किसमें बदल गए, ग्लूकोज में। फैट किसमें बदल गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किसमें बदल गया, एमिनो एसिड में। और प्रोटीन किसमें बदल गया, आपके पास एमिनो एसिड में बदल गया। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड विली, ठीक है, हैविंग ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना उसके लोअर पार्ट पे होती है ये, ठीक है। तो वहां पर क्या है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे स्यूडोपोडिया थी ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वैसे ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी जिनको हम विली बोलते हैं। और इन विली में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये क्या करती है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये जो विली क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अगर प्लेट रहेगी तो वहां पर सरफेस एरिया कम होगा, बट अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम निकालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, जो डाइजेस्टेड ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना फूड का विली के थ्रू, विली या माइक्रोविली के थ्रू, और ब्लड में डायरेक्ट फूड चला गया, इसको हमने एसिमिलेशन बोल दिया। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स ने एब्सॉर्ब कर लिया और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया सभी सेल्स को जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। इसको हम बाकी आगे एसिमिलेशन में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर फाइनली क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर वाटर को आप एब्सॉर्ब कर लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। और द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो जो रिमूवल होता है ये भी एक वॉल्व के थ्रू, जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल एक स्फिंक्टर के थ्रू, मतलब एक वॉल्व के थ्रू कंट्रोल होता है, वो एनल स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ पर आप रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कंट्रोल करते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट डाइजेशन था। अभी पूछो किसी को कुछ डाउट है तो। सर एक बार फिर से कर दीजिए। क्या, कहाँ से बताऊँ फिर से? स्टार्टिंग से नेटवर्क प्रॉब्लम रहा था। किसका हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम? चलिए शैली के वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग से बताऊंगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, तो इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं 1-2 दिन में, तो आप उस पर देख लेना। तो स्टार्टिंग से नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से देख लो, चलो एक बार फिर से देख ले आपकी इंग्लिश क्लास चालू होगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, इसकी वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना वहां पर क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कुछ, ठीक है, जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस से सेक्रेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस है ये क्या करेंगे, आपके जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में, तो ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को तो ग्लूकोज में बदल देंगे और आपकी क्या है, प्रोटीन को ये एमिनो एसिड्स में बदल देंगे और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस जो आ रहे हैं आपके, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है इंटेस्टाइनल वो तो आ गया आपके सबके, और डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में हो गया और फैट का फैटी एसिड्स के फॉर्म में और ग्लिसरॉल के फॉर्म में आपको मिल गया। बट अब क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, बॉडी भी तो, हर सेल को भी तो चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो वहां पर क्या होगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट है वहां पर आप देखोगे कि जो उसकी सरफेस होती है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसकी वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। बिकॉज प्लेट होगा तो सरफेस कम मिलेगी, बट फिंगर्स की तरफ प्रोजेक्शन निकली रहेगी, विली, जिनको हम विली बोलते हैं, तो
वो निकली रहेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और इन बिली के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड एमिनो एसिड्स हो गया, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गया और ग्लूकोज हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, जहाँ पर सेल्स आगे इसका रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाला वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। और इस फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता, बस वाटर जो प्रेजेंट है ना इसके साथ उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर एनस के थ्रू इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और जो ये रिमूवेशन की प्रोसेस होती है ये एनल इंसिस्टर मतलब एक टाइप ऑफ वॉल है, उसके थ्रू ये कंट्रोल होती है। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो अभी ये आपके डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम कल की क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अभी चलो